जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 12th में जो हम लोग फिजिक्स में अनसॉल्व की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग आज सेट जो है चौथे सेट को करने वाले हैं। 2024 के 346 ईएफवी सेट को करेंगे, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है किसी भौतिक राशि के मात्रक जो है वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलाम है, तो दोनों ही भौतिक राशि है। तो जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। तो हम लोग कहेंगे हमारे पास ऑप्शन जो है 3 सही है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? हमारे पास 3 सही है। तो हम लोग कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक खामे है किसी शुद्ध प्रतिरोध प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर। अच्छा, एलसीआर परिपथ पढ़ चुके हैं ना, उसी में हम लोग कलांतर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं हम लोग। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ विभव एवं धारा के बीच कलांतर पाई/2 करके मत आ जाना। इन दोनों के बीच शुद्ध वाले में 0 होता है कलांतर। तो कलांतर क्या होगा यहाँ पर? 0। तो हम लोग कहेंगे खा का चौथा ऑप्शन सही है। तो कलांतर 0 अंश। क्वेश्चन नंबर ग में है पीएन डायोड के पी सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है और डायोड के एन सिरे पर -2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में, अब देखो, डायोड में चालन होगा, भंजन हो जाएगा, चालन नहीं होगा, अति क्षीण धारा प्रवाहित होगी। नहीं, चालन तो होगा, चालन होगा। जब वोल्ट है चालन होगा। तो हम लोग कहेंगे गा नंबर का पहला ऑप्शन सही है, चालन होगा। ठीक, चालन होगा। घ नंबर में है M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो नाभिक संलयन कर यम द्रव्यमान एक नाभिक बनाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में सही संबंध है। तो इस संदर्भ में सही संबंध है M1 प्लस M2 बराबर M, M1 प्लस M2 इज ग्रेटर देन M। हाँ, दूसरा ऑप्शन सही है। घा का दूसरा ऑप्शन सही है, M1 प्लस M2 इज ग्रेटर देन M। ठीक, इंग्या नंबर में है फोटोन के गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? फोटोन का गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा फोटोन एच न्यू बटे लेमडा, एच सी बटे लेमडा कर सकते थे, एच न्यू बटे सी, एच बटे लेमडा, एच बटे सी लेमडा। हाँ, एच बटे सी लेमडा, चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन एच बटे सी लेमडा। 4 नंबर में है एक खोखले धात्वी गोले पर 10 कूलम आवेश है। गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। धातु के भीतर वैद्युत क्षेत्र है। तो Q हमारे पास है 10 और R हमारे पास है 5। वैद्युत क्षेत्र E बराबर KQ बटे R स्क्वायर लगा देंगे। जब KQ बटे R स्क्वायर लगा देंगे तो मान हमारे पास, अच्छा इसमें ये कहा है धातु के भीतर वैद्युत क्षेत्र, भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा हमारे पास। पहला ऑप्शन सही है, शून्य। ठीक, अब हम लोग खंड बा को करेंगे। खंड बा दूसरे का दूसरे का में है वाहनों में पश्चदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम। तो पश्चदर्शी में हम लोग कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? पीछे के दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरे खा में है किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्य फलन का अर्थ समझाइए। जब कोई धातु की पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति के जो प्रकाश की तीव्रता हो, मतलब कोई धातु का पृष्ठ हो, उस पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति की जो प्रकाश है वो आपतित हो और धातु की पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, तो कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं कार्यफलन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा नाभिक के आकार एवं द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखिए। तो दूसरे का गा है, लिखोगे उत्तर 2 और गा। तो दूसरे के गा में हम लोग लिखेंगे किन किन के बीच संबंध? नाभिक के आकार एवं द्रव्यमान संख्या के बीच। तो हम लोग कहेंगे नाभिक के आकार एवं द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध जो है
संबंध हमारे पास है R बराबर R0 A⁻3, जहाँ A जो है इसका A जो है ये तो हमारे पास द्रव्यमान संख्या में लेते हैं। R0 का मान क्या है? R0 जो नियतांक है, R0 का मान होता है हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 11 नंबर में 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो 1 किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? तो यूनिटों की संख्या निकालते हैं हम लोग। इसके बाद 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे के 11 नंबर में है, किसी आवेशित छड़ के निकट एवं धनावेशित छड़ रख दिया जाता है। किसी आवेशित छड़ के निकट एक धन आवेशित छड़ रख दिया जाता है, आवेशित छड़ के विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अच्छा, कोई भी आवेशित छड़ है, कोई भी आवेशित छड़ के निकट अगर हम लोग धन आवेशित छड़ को रख दे, ठीक, तो अगर अनावेशित छड़ है, उस छड़ पर अनावेशित छड़ है, तो प्रेरण के कारण विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है उस पर, जिससे आवेशित छड़ का विभव कम हो जाता है। ठीक, यदि अनावेशित क्षण है और वहां पर हम लोग धनावेश यानी प्रेरण के कारण वहां पर विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है और विभव का मान कम हो जाएगा वहां पर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरे का 4 नंबर में, सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। चुंबकीय रेखाओं को प्रदर्शित कीजिए। कई बार मतलब ये शायद 2-3 बार पूछ भी चुके हैं, ये सेट 2-3 में आप लोग देख भी चुके हो इनको। इसके बाद धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं? तो धारा मापी का जो फार्मूला है उसमें जो B है NIAB/φ जो फार्मूला है उसमें B के मान में परिवर्तन करके हम लोग इसमें वृद्धि कर सकते हैं, धारा मापी की सुग्राहिता में वृद्धि कर सकते हैं B के मान में परिवर्तन करके। क्वेश्चन नंबर हमारे पास तीसरे का खा, प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक एवं बाढ़हीन धारा के अर्थ को समझाइए। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में देखो, सारे परिभाषा टाइप के क्वेश्चन जो भी है सारे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, स्क्रीन पर दिखा दिए जा रहे हैं, जिस पर कि आप लोग अच्छे से, आप लोग फिर बाद में कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि सर PDF दे दो, हमें PDF चाहिए हमें इनके आंसर के, क्योंकि आपको स्क्रीन पर दिखा दिए जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर हमारे पास तीसरे गा में है, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र हमारे पास दिया गया है। ये तरंग के तरंग दैर्घ्य का मान चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण आप लोग लिखिए। तो देखो हमारे पास तीसरे का गा, तो लिखेंगे हम लोग उत्तर 3 और गा। 3 के गा में हमारे पास E का मान हमें दिया गया है, E बॉय बराबर 3 इंटू 10⁻⁻7 3 इंटू 10⁻⁻7 साइन ब्रैकेट में 0.5 इंटू 10⁻3x 10⁻3x प्लस 1.5 इंटू 10⁻11t 11t वोल्ट प्रति मीटर। और तरंग के तरंग दैर्घ्य का मान जो है ये ज्ञात करो और चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण ये ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम लोग पीछे के सेट में कर भी चुके हैं, पीछे के सेट में हम लोग देख भी चुके हो कि कैसे करते हैं। चलो फिर भी आपको बता देते हैं। यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला से भली भांति परिचित है कि विद्युत क्षेत्र के लिए हम लोग जानते हैं कि E बराबर E0 साइन ओमेगा टी की जगह हम लोग लेंगे kx प्लस ओमेगा टी से हम लोग तुलना कर लेते हैं। जब तुलना कर लेते हैं तो यहाँ पर E0 बराबर, समझना आप लोग, हाँ, E0 बराबर ये मान है, E0 बराबर 3 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर।
यक्स से यक्स तुलना कर लो। के बराबर क्या है हमारे पास, के बराबर 0.5 इंटू 10⁻³ ठीक। और ओमेगा की जगह हमारे पास क्या है, ओमेगा की जगह है 1.5 इंटू 10⁻11 ठीक। ये हमारे पास ओमेगा का मान है। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। अब समझना, के बराबर हम लोग जानते हैं कि के बराबर हमारे पास ये होता है 2π/λ। और के बराबर हमारे पास मान क्या दिया गया है, के बराबर हमारे पास मान दिया गया है 0.5 इंटू 10⁻³ लेमडा को यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले आओ, तो हम लोग कहेंगे कि लेमडा बराबर 2 इंटू पाई का मान हम लोग 3.14 रख सकते हैं ठीक। तो हम लोग कहेंगे 3.14 बटे और इसे यहाँ ला रहे 0.5 इंटू 10⁻³ दशमलव हटा के ऊपर 1 जीरो बढ़ाओ, दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ाओ, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल कर लो ठीक। अब 2 पंचे 10 पचम 25, तो लेमडा बराबर 314/25 इंटू 10⁻³ है कि +3 है, +3 है, ऊपर ले जाओ तो ये -3, 25 से इसमें भाग करो तो लेमडा बराबर जब 25 से भाग करेंगे तो 12.56 इंटू 10⁻³ मीटर ठीक। आंसर हो गया, लेमडा का मान ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। अब हमें चाहिए भी के लिए समीकरण। क्या चाहिए, भी के लिए हमें समीकरण चाहिए। तो समझना, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि C बराबर E0/B0 ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के लिए आयाम और चुंबकीय क्षेत्र के लिए आयाम। अब यहाँ पर हमारे पास C का मान हम लोग जानते हो कि 3 इंटू 10⁸, ये तो क्लियर है, C का मान है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि B के लिए चाहिए हमें, तो अदला बदली, तो B0 बराबर E0 का मान क्या है हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻7 ये, और C का मान है 3 इंटू 10⁸, 3 से 3 कैंसिल, ऊपर ले जाओ तो B0 बराबर आप लोग कहोगे 10⁻15 ठीक, -15 B का मान। अब चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम लोग ज्ञात करते हैं ठीक, चुंबकीय क्षेत्र के लिए ज्ञात करते हैं हम लोग। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए जब समीकरण ज्ञात करेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर y है और यहाँ पर x के लिए है, मतलब क्लियर है कि चुंबकीय क्षेत्र को z अक्ष पर लेंगे तो BZ लिखेंगे यहाँ पर। E बराबर E0 साइन, तो B बराबर B0, तो B बराबर B0, और B0 का मान क्या है, इसे हम इस प्रकार से लिख रहे हैं 1.0 इंटू 10⁻15 ठीक, E0। अब साइन लिखेंगे, यहाँ पर जैसे साइन है तो हम साइन लिखेंगे यहाँ पर साइन। अंदर के मान में कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, अंदर मान को ज्यों का त्यों लिख देंगे। कुछ परिवर्तन है, कुछ परिवर्तन है क्या, नहीं है, 0.5, बाकी तो वो वही रहना है। तो लिखेंगे हम लोग 0.5 यहाँ पर के ठीक है, बाकी वही लिखो 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11T टेस्ला, ये आंसर हो गया ठीक। अब ये दोनों के दोनों हमारे पास आंसर है। अब देखो हम लोग करेंगे कौन सा, तीसरे के घ नंबर में है प्रतिचुंबकीय एवं अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर बताइए। प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर, प्रतिचुंबकीय किसे कहते हैं और अनुचुंबकीय किसे कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं आपसे और ज़्यादा वैसे हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है ठीक है।
तो प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, अगर चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे हैं और विपरीत दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, अगर किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और थोड़े से चुंबकित हो जाए तो उसे प्रतिचुंबकीय कहते हैं। ठीक है। और वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं, उसे अनुचुंबकित कहते हैं। देखो, अगर हम लोग किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और उसके विपरीत दिशा में थोड़े से चुंबकित होते हैं, विपरीत दिशा में, तो उसे प्रतिचुंबकित कहेंगे। अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर किसी पदार्थ को वो चुंबक के दिशा में अगर चुंबकित हो जाए थोड़े से, तो उसे अनुचुंबकित कहते हैं। और अगर कोई वस्तु लोहे की वस्तु को आकर्षित कर ले तो उसे लोह चुंबकीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का में क्या है? तो विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। इसके बाद है कि 10⁻⁻10 मीटर तरंग दैर्घ्य की किरणें, ठीक। चौथे का में है तो लिखोगे उत्तर 4 और का। उत्तर 4 के का में है विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। और इसके बाद है 10⁻10 मीटर तरंग दैर्घ्य की एक्स किरणों, 55 मीटर तरंग दैर्घ्य की रेडियो तरंग एवं 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के लिए कौन सी भौतिक राशि समान है? तो आपको बता दें कि चाहे रेडियो तरंग हो, इसमें लिखा है आपका कि 10⁻⁻, चाहे एक्स किरणें हो और चाहे रेडियो तरंग दैर्घ्य हो, ठीक है। मतलब देखो, 10 मीटर की तरंग दैर्घ्य के लिए एक्स किरणों, 55 मीटर तरंग दैर्घ्य के लिए रेडियो तरंग एवं 6000 तरंग दैर्घ्य के लिए प्रकाश तरंग। चाहे एक्स किरणें हो, चाहे रेडियो तरंगे हो, चाहे प्रकाश किरण हो, तीनों की चाल समान होती है। तो हम लोग कहेंगे एक्स किरणें और रेडियो तरंगे तथा प्रकाश तरंगों में तीनों की चालें समान होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथे खा में है समस्थानिक, समभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक में अंतर लिखिए। तो समस्थानिक किसे कहते हैं? यदि देखो, जैसे मान लो कि इसे कहते हैं जेड, का मतलब है कोई उत्तर लिखते हैं, उत्तर 4 और खा। जैसे जेड, तो जेड का मतलब है कि किसी हम लोग तत्व को दर्शा रहे जेड से। जैसे मान लो यहां पर 11 है और यहां पर 23 है, तो इसे कहते हैं परमाणु, यानी परमाणु क्रमांक। और इसे कहते हैं परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या। तो यहां पर समझना कि समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक, यदि परमाणु क्रमांक बराबर हो और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तो उसे कहते हैं समस्थानिक। अगर परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, परमाणु भार बराबर हो तो उसे कहते हैं समभारिक। और अगर उसके न्यूट्रॉन का मान बराबर हो तो उसे कहते हैं समन्यूट्रॉनिक। सम का मतलब है ही बराबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग चौथे का गा, ठीक। चौथे का गा, चलो चौथे का गा करते हैं। अब इतने को आप लोग शॉर्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम लोग अब चौथे का गा नंबर, ठीक। चलो लिखते हैं उत्तर 4 और गा। तो उत्तर 4 और गा। चौथे गा नंबर में है कि वैद्युत द्विध्रुव में 20 कूलाम और -20 कूलाम, ठीक, आवेश के 1 सेंटीमीटर दूरी पर विभेदित है। द्विध्रुव के 1 मीटर दूर पर स्थित अच्छे बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो हम लोग कहेंगे Q1 जो है +20
माइक्रोकूलाम, Q2 जो है -20 माइक्रोकूलाम, और 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई जो है ये हम लोग ज्ञात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? दो आवेश हो, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक। अब वैद्युत द्विध्रुव की किस स्थिति पर है? अच्छी स्थिति पर है। किस स्थिति पर है? अच्छी स्थिति पर है। तो समझना आप लोग कि यहां पर d बराबर हम लोग कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर अर्थात 1 × 10⁻² मीटर, और r बराबर भी हमारे पास 1 मीटर है। तो यहां पर p बराबर फार्मूला लगा देंगे हम लोग। p बराबर फार्मूला लगा देंगे हम लोग। p बराबर q × 2l। ठीक। p बराबर क्या फार्मूला लगा देंगे? q × 2l। इस फार्मूले को जब लगाएंगे तो समझना यहां पर P × QL, P बराबर Q × 2L। Q का मान क्या है हमारे पास? तो P बराबर Q का मान है 20 × 10⁻⁻6 माइक्रो घटा के 10⁻⁻6 इंटू 2L का मान क्या है हमारे पास? ये है 10⁻²। तो P बराबर हम लोग कहेंगे 20 × 10⁻6 और 2 -8। ठीक। कूलाम मीटर। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति के लिए याद करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र अच्छी स्थिति के लिए, ठीक, तो फार्मूला E बराबर 1/4πε0 2p/r³। ठीक। यहां पर E बराबर 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ 2 × p का मान हमारे पास है 20 × 10⁻⁻8 बटे r का मान क्या है हमारे पास? r का मान है 1, तो हम लोग कहेंगे 1 का क्यूब। अर्थात हम लोग कहेंगे कि E बराबर 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, मतलब 3.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। ठीक। वोल्ट प्रति मीटर आंसर। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करोगे? क्वेश्चन नंबर आपके पास है घा नंबर। तो चौथे का घा तो लिखोगे उत्तर 4 और घा। 4 के घा में क्वेश्चन में आपसे इनका कहना यह है किसी सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर बताइए। तो सेल का विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कार्य करना पड़ता है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर को यानी विभव को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में किए गए कार्य को जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो ऊर्जा चाहिए, उसे हम लोग टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसके बाद इनका इसी में क्वेश्चन है कि 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल को लिखते हैं हम लोग किससे? ई से। ठीक। तो 2 वोल्ट का विद्युत वाहक बल। इसके बाद 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से, ठीक, बाह्य प्रतिरोध से। तो R बराबर हमारे पास है 3.9 ओम, ठीक, कि बाह्य परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा, और आंतरिक प्रतिरोध R बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला यहां पर लगा दोगे आप लोग, I बराबर E बटे R प्लस R। ठीक। यहां पर I की जगह लिखेंगे हम लोग
0.5, ई के जगह लिखेंगे 2 और आर के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आर के जगह लिखेंगे हम लोग 3.9 प्लस आर, गुणा में पहुंचा दो तो ये 0.5 आर प्लस 5 नेम 45, 4 5 तिये 15 और 4 19, एक अंक और एक अंक, 2 अंक यहाँ पर बराबर 2, इसे पक्षांतर कर दो। 0.5 आर बराबर 2 माइनस 1.95, इसे घटा लो तो हम लोग कहेंगे 2.00 1.95, जब घटा लेंगे तो 0.5 आर बराबर 10 से 5, 9 से 0 और 0, इसे भाग में ले जाओ तो 0.05 बटे 0.5, दशमलव हटा के 1 जीरो बढ़ाओ, दशमलव हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ाओ, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये हो गया हमारे पास 5 से 5 कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे R बराबर 0.1 ओम। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर चौथे का आप लोग करोगे 11 नंबर। ठीक, चौथे का 11 नंबर, दो पतले उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं, इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए, मतलब निगमन करोगे आप लोग। देखो इसके सूत्र को हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक, तो लिखेंगे उत्तर चौथे का 11 नंबर, तो उत्तर 4 के 11 नंबर, 4 के 11 नंबर में सबसे पहली बात तो इनका जो कहना है बस वही हम करते करते जाएंगे। इनका कहना है कि सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, संपर्क में रखे लेंसों के संयुक्त फोकस दूरी, संपर्क में रखे संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी। अब समझना, फोकस दूरी मतलब हम लोग यहाँ पर दो लेंस जो परस्पर संपर्क में रखेंगे, दो लेंस जो कि परस्पर संपर्क में रखेंगे, तो दो लेंस इस प्रकार से बनाएंगे हम लोग, ये उत्तल लेंस जो किनारों पर पतला बीच में मोटा, और ये एक और उत्तल लेंस जो कि किनारों पर पतला बीच में मोटा। ये दोनों लेंसों के लिए मुख्य अक्ष, ये दोनों इस लेंस के लिए प्रकाशिक केंद्र पर अभिलंब, इस लेंस के लिए प्रकाशिक केंद्र पर अभिलंब, ये L1 और ये L2। ठीक, अब जैसे मान लो कि एक यहां पर वस्तु है, वस्तु को लिख रहे O से, वस्तु से कितनी किरणें निकलती है, 2 किरणें निकलती है, तो ये वस्तु से किरणें यूं जा रही है। ठीक, ये माध्यम है हमारे पास विरल, अब ये माध्यम है सघन, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर बस जो किरणें हैं वो अभिलंब की ओर झुकेगी, तो इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक, इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुकेगी। फिर वस्तु यहां से यहां तक किरणें जा रही है सघन माध्यम में, तो फिर अभिलंब से दूर हटेगी, फिर यहां से सघन माध्यम में जा रही है तो फिर अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक, तो यहां पर दो कंडीशन देख पा रहे हैं, तो जब ये हमारे पास वस्तु है तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो बना हमारे पास आई, और डबल लेंस है, इसीलिए जब इस आई को, इस प्रतिबिंब को वस्तु मानेंगे तो इससे भी एक और प्रतिबिंब बनेगा। जब ये आई को हम लोग वस्तु मान लेते हैं, ठीक है, तो इससे जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो इस प्रकार से देखने को मिलते हैं हमें, जिसे लिखेंगे हम लोग आई डैश से। वस्तु की दूरी को हम लोग लिखेंगे u से, तो वस्तु की दूरी हमारे पास क्या है, u। इसके बाद जो इस प्रतिबिंब की दूरी है ये हमारे पास v, और जो इस प्रतिबिंब की दूरी है ये हमारे पास v डैश। जब ये वस्तु है तब ये प्रतिबिंब है, जब ये वस्तु है तब ये प्रतिबिंब है। ठीक, अब यहां पर समझना, अपवर्तन का सूत्र जो है हम लोग अगर
जब सिलेबस पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपवर्तन का सूत्र पढ़ते हैं, इसके बाद इसे पढ़ते हैं। तो अपवर्तन का सूत्र प्रयोग में लेते हैं हम लोग। तो हम लोग कहेंगे कि अपवर्तन के सूत्र से, या सबसे पहले लेंस सूत्र आपको बता देते हैं। सबसे पहले लेंस सूत्र बताते हैं। लेंस सूत्र क्या है? तो ध्यान रखना कि लेंस सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, ये लेंस सूत्र है। अब ये ध्यान रखना, अब ध्यान रखना कि सबसे पहली बात तो है F1 के लिए, तो 1/F1 बराबर, अब V क्या है? प्रतिबिंब। U क्या है? वस्तु। तो जब इसे हम लोग प्रतिबिंब ले रहे हैं तो 1/V डैश माइनस 1/U, ये जब प्रतिबिंब है तो ये वस्तु है। ये बना हमारे पास समीकरण 1। फिर से 1/F2, ठीक, 1/F2। F2 में हम लोग क्या लेंगे? जब ये वस्तु है तो 1/, ये प्रतिबिंब है, ये क्या है? प्रतिबिंब है, ठीक है। तो उस समय ये लिखेंगे हम लोग, जब ये वस्तु है तब ये प्रतिबिंब है, तो हम लोग लिखेंगे V डैश, ये बना समीकरण 2। अब हम लोग संयोजन के लिए हैं तो दोनों के दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे हम लोग। तो हम लोग कहेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/, ये V डैश माइनस 1/U प्लस 1/V माइनस 1/V डैश, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल, तो ये हमारे पास 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर ये 1/V माइनस 1/U। अब देखो 1/V माइनस 1/U 1/F के बराबर है, तो हम लोग कहेंगे 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/F। बस यही है संयोजन लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। अब इसे अगर हल वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद इनका कहना यह भी है कि इसमें अवतल लेंस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संयोजन का व्यवहार कैसा रहेगा? अवतल लेंस में प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो देखो इसमें थोड़ा सा इसको करेंगे, अवतल लेंस से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो अवतल लेंस में प्रतिस्थापित अगर कर दिया जाए तो अवतल लेंस से प्रतिस्थापित करने के बाद ये जो हमारे पास 1/F है, इसमें एक F को प्लस में लेंगे, एक F को माइनस में लेंगे। तो हम लोग लेंगे 1/F1 जो है ये प्लस में लेंगे और 1/F2 जो है ये माइनस में लेंगे, ठीक, बस इतना ही है। तो 1/F बराबर हम लोग कहेंगे इसके साथ गुणा करेंगे तो ये F1, इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस F2 बटे ये हमारे पास F1 और F2। इसे उल्टा करोगे तो F बराबर ये हो जाएगा F1 F2 बटे F1 माइनस F2। बस अगर अवतल लेंस में हम लोग इसे चेंज करते हैं तो चलो इतने को अब लोग क्या करोगे? शॉर्ट कर लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वें का करेंगे। 5वें का में है तरंगों के बीच व्यतिकरण। अच्छा, व्यतिकरण, तो व्यतिकरण को तो आप लोग 2-2 सेट या 3 सेट में लगातार कंटिन्यू पढ़ चुके हो आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन 5वें खा, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का सूत्र लिखिए। हाँ, ये नया क्वेश्चन है। तो 5वें का खा नंबर तो लिखेंगे उत्तर 5 और खा, उत्तर 5 और खा। 5वें खा में है किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, तो हम लोग कहेंगे चुंबकीय हेडिंग चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय द्विध्रुव की क्या निकालेंगे हम लोग? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग किस से लिखते हैं? U से लिखते हैं। सबसे पहली बात तो एक चीज समझना आप लोग कि यहाँ पर सबसे पहली बात तो है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। तो सबसे पहले द्विध्रुव पर हम लोग
ये जानते हैं कि हम जानते हैं कि द्विध्रुव पर बल आघूर्ण को किस लिखते हैं? टाउ से। बल आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है? बल आघूर्ण का फार्मूला होता है टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। टाउ बराबर फार्मूला क्या होता है? एम बी साइन थीटा। अब हम लोग यहां पर किया गया कार्य निकालते हैं। भाई जब चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति से ऊर्जा निकालेंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले कार्य की जरूरत है। तो हम लोग कहेंगे कार्य बराबर फार्मूला क्या होता है? हम लोग कहेंगे किए गए कार्य सूक्ष्म कार्य के लिए निकालेंगे तो हम लोग कहेंगे डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। अब जब भी डी हो तो हमेशा दोनों पक्षों में हम लोग समाकलन करते हैं। क्या करते हैं? समाकलन करते हैं। तो यहां पर समझना कि डी डब्ल्यू बराबर टाउ की जगह लिखेंगे हम लोग एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब हम लोग कहेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। समाकलन क्यों करते? जब भी डी हो, डी थीटा डी टी डी यश समझ जाओ कि वहां पर समाकलन करेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि डी डब्ल्यू बराबर एम बी, जिसमें डब्ल्यू जिसके साथ हो वही चर, बाकी सब अचर कहेंगे। तो यहां पर लिखेंगे साइन थीटा डी थीटा। ठीक, एम बी साइन थीटा डी थीटा। अब यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि 1 ds का समाकलन यश 1 dx का समाकलन यक्स 1 d थीटा का समाकलन थीटा। इसी के अनुसार हम लोग यहां पर जो है द्विध्रुव है, द्विध्रुव किसे कहते हैं? जिसमें दो आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l हो, उसे द्विध्रुव करते हैं। लेकिन दोनों के लिए कोण यहाँ पर अलग अलग होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग द्विध्रुव में जो थीटा से थीटा, हम लोग कहेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएंगे इसे। थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाएंगे। अब यहाँ पर 1 dw का समाकलन हमारे पास w और एम बी, यहाँ पर साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा और थीटा 1 से थीटा 2। अब हम लोग लिमिट लेंगे तो लिमिट में सबसे पहले अपर लिमिट लेते हैं, अपर लिमिट, इसके बाद लोअर लिमिट। तो माइनस को बाहर कर दो तो माइनस एम बी, अपर लिमिट तो कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट लेने से पहले माइनस लगाते हैं तो कॉस थीटा 1। इस माइनस का अंदर कर लो गुणा तो W बराबर एम बी, ये कॉस थीटा 1 प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में है और इसे माइनस में कर दो कॉस थीटा 2। तो हम लोग कहेंगे W बराबर हमारे पास क्या जाएगा? एम वी कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। यही जो है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा, तो हम लोग इसी को लिखते हैं यू से लिखेंगे। तो हम लोग कहेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा कार्य के बराबर है तो हम लोग कहेंगे ऊर्जा कार्य के बराबर होती है ना, तो इसके बराबर U बराबर हम लोग कहेंगे एम बी कॉस थीटा 1 और कॉस थीटा 2। ठीक, अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना, और कुछ पूछा इन्होंने? नहीं, तो इसी को यहां पर हम लोग आंसर के रूप में छोड़ रहे हैं। इसके बाद पांचवें के गा नंबर में क्या है? पांचवें गा नंबर प्रकाश के ध्रुवण पीछे सेट पे पढ़ चुके हो। इसके बाद है आप लोग ठोसों के ऊर्जा, बैंड, चालक, अचालक, अर्धचालक भी पीछे पढ़ चुके हो। इसके बाद दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध, संधारित्र, विभवांतर, बीजगणितीय योग। अच्छा, ये इसमें अंतर मतलब परिपथ में धारा का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। पांचवें का घा, तो देखो उत्तर 5 और घा, तो लिखेंगे उत्तर 5 और घा। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले चित्र को बना के देते हैं। ठीक, चित्र में क्या क्या है समझना। चित्र में एक 200 ओम प्रतिरोध है, यूं ये 200 ओम प्रतिरोध है। इसके बाद 15 माइक्रोफैरड एक संधारित्र है। इसके बाद 220 और 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है।
जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की आवृत्ति, यूं धारा इधर से जा रही है, यूं जा रही है, ठीक, धारा जा रही है, फिर यहाँ से यूं धारा आ रही है और परिपथ है कंप्लीट। अब इनका कहना जो है हम वही करने वाले हैं। इनका कहना दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो परिपथ में हम लोग धारा का मान ज्ञात करेंगे। चलो सबसे पहले धारा का मान ज्ञात करने से पहले हमारे पास क्या क्या मान है उसको हम आपको लिख के देते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास R जो है इसे लिखेंगे हम R। तो R बराबर 200 ओम है और इसके लिखेंगे हम लोग C बराबर 15 माइक्रोफैराड, माइक्रो हटा के 10 की घात माइनस 6 ले लेंगे। और इसके बाद V बराबर 200 है कि 220 है। यप बराबर हमारे पास क्या है 50 हर्ट्ज, ये आवृत्ति यप बराबर 50 हर्ट्ज, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहली बात तो है जब आई ज्ञात करेंगे, आई बराबर वी बटे जेड फार्मूला होता है। वी तो है हमारे पास बट जेड नहीं है, तो इसके लिए सबसे पहली बात तो हम लोग जेड निकालेंगे और जेड के लिए हमें एक्सी चाहिए, तो हम एक्सी निकालते हैं। एक्सी या एक्सएल चाहिए ना हमें, तो हम लोग कहेंगे एक्स सी बराबर एक्स सी बराबर फार्मूला क्या होता है कि 1/ओमेगा सी और ओमेगा सी बराबर 2 पाई एफ। हाँ, तो एक्स सी बराबर हम लोग कहेंगे 1/2 पाई एफ सी और एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। तो एक्स सी बराबर हम लोग कहेंगे 1/2 इंटू पाई का मान 3.14, एफ का मान हमारे पास है 50, सी का मान है 15 इंटू 10 की घात माइनस 6। तो एक्स सी बराबर आप लोग हल करोगे इसे 212.3 ओम। इसके बाद हमें जेड का मान निकालते हैं, तो हम लोग कहेंगे जेड मतलब प्रतिबाधा जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर या एक्सएल स्क्वायर। तो एक्सएल तो नहीं, एक्सएल ले लेंगे। अब इसके लिए चाहिए थे जेड का मान तो निकाल रहे हैं हम लोग। आर का मान क्या है हमारे पास 200, तो 200 का वर्ग और ये 212.3 का वर्ग, ठीक। जेड बराबर अब यहाँ पर ये हो जाएगा 200 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 1 0 2 0 प्लस 212.3 का वर्ग 45,071.29। तो जेड बराबर दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 85,071.29। इसे अंडर रूट से निकालोगे तो ये निकलेगा 291.67 ओम, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर आई को ज्ञात करेंगे, तो आई बराबर हम लोग कहेंगे वी बटे जेड। आई बराबर वी बटे जेड। यहाँ पर v का मान रखेंगे हमारे पास 220 बटे जेड का मान 291.67। तो i बराबर इससे दशमलव हटा के 2 0 बढ़ा लो, इससे इसमें भाग कर दो। जब भाग करोगे 0.75 एम्पियर आई। इसके बाद और भी इन्होंने कुछ कहा हमसे ज्ञात करो इसे, तो उसे भी ज्ञात करते हैं। पहले इसे आंसर में रख लेते हैं, फिर उसे भी ज्ञात करते हैं। इसके बाद इनका कहना है संधारित्रों के सिरों पर विभवांतरों के बीजगणितीय योग की परिपथ में लगाए गए वोल्टेज से तुलना कीजिए, इनमें अंतर क्यों प्रतीत होता है। अच्छा, बीजगणितीय योग में मतलब हम लोग अभी वी आर और वी सी दोनों ज्ञात करेंगे। तो वी आर बराबर आई आर फार्मूला होता है, तो वी आर बराबर आई आर। आई का मान क्या है 0.75, आर का मान क्या है हमारे पास 200, दशमलव हटा के 2 0 बढ़ा लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 75 दूनी 150। तो वी आर का मान है 150 वोल्ट। अब वी सी निकालो, वी सी हमारे पास आई एक्स सी। हाँ, आई एक्स सी, आई का मान हमारे पास है 0.75 और एक्स सी का मान हमारे पास क्या है 212.3। तो हम लोग कहेंगे कि वी सी जो है इन दोनों का गुणा करने के बाद
BC आ जाएगा हमारे पास 159.2 वोल्ट। ठीक, अब इन दोनों में बीजगणितीय योग, तो हम लोग कहेंगे बीज गणितीय योग दोनों को, यानी हम लोग कहेंगे VR प्लस VC, दोनों को जोड़ोगे तो 150 प्लस 159.2, तो जोड़ने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा 309.2 वोल्ट। अब जो है हम लोग कहेंगे जो 309.2 वोल्ट है ये अधिक है किससे, 220 वोल्टेज से, इससे अधिक है। अर्थात हम लोग कहेंगे कि BR तथा VC एक दूसरे के लंबवत पर होंगे, तो हम लोग कहेंगे अर्थात VR तथा VC एक दूसरे के लंबवत पर होंगे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5वें का 11 नंबर, बोर के परमाणु मॉडल के प्रारूप की परिकल्पना कीजिए। बोर को भी हम लोग पीछे सेट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, वैद्युत परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, तो परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, तो जिसमें जो परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें परावैद्युतांक के जो गुण हैं, परावैद्युतांक के गुण जो हैं वो क्या हो जाते हैं धीरे धीरे, अगर अच्छा परावैद्युतांक, जैसे हम लोग परावैद्युतांक को आपको पढ़ा चुके हैं। परावैद्युतांक में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई पदार्थ है जिन्हें परावैद्युतांक का मान 1 से अधिक हो जाए, कोई भी ऐसे पदार्थ जिनके परावैद्युतांक मान 1 से अधिक होते हैं तो उसे हम लोग परावैद्युत कहते हैं। 1 से अधिक मतलब जैसे तेल हो, मोम हो, अभ्रक हो, इसमें जो परावैद्युतांक के मान 1 से अधिक हो जाते हैं, और जिसमें 1 से अधिक हो जाए तो उसे परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। चलो आप एक काम करो, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इतना को अगर शॉर्ट करना चाहो तो शॉर्ट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग करेंगे अब जो 5 है, 5वें का नहीं 6 है, 6 का अथवा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा, तो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और अथवा, तो उत्तर 6 और अथवा। ठीक, 6 का अथवा में है, किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। और इसके बाद किसी चालक के तार की लंबाई, चालक के तार की लंबाई जो है 3 मीटर, इसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन का घनत्व, चलो लिख लेते हैं पहले। हमारे पास क्या क्या है कि लंबाई 3 मीटर है, जिसे यल से लिखेंगे, तो यल बराबर हम लोग कहेंगे कि 3 मीटर, और इसके बाद इसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है n बराबर 8.5, n बराबर 8.5 इंटू 10 की घात 28। ठीक, और इसके बाद तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बराबर 2 इंटू 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर, और इसमें प्रवाहित धारा I बराबर 3 एम्पियर है, और T जो है ये हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो T बराबर फार्मूला क्या होता है, T बराबर समय बराबर हम लोग जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल। समय को लिखेंगे T बराबर L बटे न्यू डी। सबसे पहले न्यू डी हम लोग ज्ञात करेंगे, तो न्यू डी बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं कि वैद्युत धारा यानी I बराबर
NEA न्यू डी, इससे हम लोग न्यू डी को ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग टी को आराम से ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर आई की जगह हम लोग मान क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। एन की जगह 8.5 इंटू 10 की घात 28 रखेंगे। ई की जगह 1.6 10 की घात -19 रख लेंगे। ए की जगह हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 10 की घात -6 और न्यू डी। इन सबको मान को इसके बटे में पहुँचा दो, तो न्यू डी बराबर 3 बटे, अब ये 8.5 इंटू 1.6 इंटू 2 इंटू 10 की घात, ये 19 और ये 6 25, 28 से घटा दो तो ये 3, दशमलव हटाओ 1 0 2 0 बढ़ा लो, इसे आधा करो तो ये हो गया हमारे पास 150। फिर 5 से काटो, 5 तिया 15, फिर काटो 5 एकम 5 5 सत्ते 35। ठीक, अब इन दोनों का गुणा करके इससे भाग करेंगे तो एग्जैक्ट जो न्यू डी का मान है, न्यू डी का मान हमारे पास 1.1 इंटू 10 की घात -4 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग टी बराबर जब ज्ञात करेंगे तो टी बराबर यल का मान क्या है हमारे पास, 3। ठीक, यल का मान क्या है, 3 है। और न्यू डी का मान क्या है, न्यू डी का मान है 1.1 इंटू 10 की घात -4, दशमलव हटा के 1 0 बढ़ा लेंगे तो, और इसे ऊपर ले जाएंगे तो हम लोग 11 से 30 में भाग करेंगे तो हम लोग कहेंगे टी बराबर 2.2 इंटू 10 की घात 4 सेकेंड। ठीक, देखो अब क्वेश्चन आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 7 नंबर में है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का परिमाण एवं दिशा की विवेचना कीजिए। आवेश चुंबकीय क्षेत्र दिशा में अच्छा किए गए कार्य, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, बल जो है इसे हम लोग पीछे के सेट में पढ़ भी चुके हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में का जो अथवा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या अभिप्राय है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को समझाइए। तो फैराडे के 2 नियम हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी। फैराडे जी ने 2 नियम दिए। प्रथम नियम में क्या है, प्रथम नियम में देखो, जब किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और द्वितीय नियम क्या है, जो प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होते हैं वो उसी कारण का विरोध करती है, प्रेरित धारा और चाहे विद्युत वाहक बल, जिससे वो स्वयं उत्पन्न हो। प्रेरित धारा भी उसी कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। इसे ही हम लोग द्वितीय नियम कहते हैं, फैराडे का और लेंज का नियम भी है। इसी के अनुसार हम लोग करेंगे 7वें का अथवा में जो न्यूमेरिकल्स है, देखो लिखेंगे उत्तर 7 और इसके अथवा 7वें के अथवा में क्या क्या है, सबसे पहले वही लिखो। जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, तो R बराबर 10 सेंटीमीटर अर्थात 10 इंटू 10 की घात -2 ये मीटर। 2 ओम, तो I बराबर नहीं, इसमें प्रतिरोध 2 ओम, तो R बराबर 2 ओम। और फेरों की संख्या n बराबर 500, n बराबर 500। और कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र यानी B बराबर आप लोग कहोगे 3 इंटू 10 की घात -5 टेस्ला। और लंबवत के सेकेंड मतलब dt भी कह सकते हो, इसे dB भी कह सकते हो। हाँ, इसे dB भी कह सकते हो और इसे dt भी कह सकते हो, t भी कह सकते हो। तो 0.25 सेकेंड। कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा ज्ञात करो। प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E ज्ञात करोगे और धारा I ज्ञात करोगे। ठीक, देखो यहाँ पर आप लोग जो हैं थीटा का मान हमारे पास 0 और 180 है, ये भी लिख लेते हैं। थीटा 1 बराबर 0 अंश, थीटा 2 बराबर 180 अंश। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए फार्मूला होता है हमारे पास E बराबर -n, फेरों की संख्या
ठीक, बी ए बटे हम लोग कहेंगे डेल्टा डी टी और कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, जिसे अभी प्रूफ किया था हम लोगों ने, कॉस थीटा वन। अगर माइनस नहीं करोगे तो यहाँ पर आप लोग कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू करोगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ई बराबर यन का मान क्या है हमारे पास, यन का मान है 500, बी का मान क्या है 3 इंटू 10 की घात -5, ए का मान क्या है हमारे पास, ए का मान होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बटे डी टी हमारे पास क्या है 0.25, और कॉस जीरो का मान होता है 1, कॉस 180 का मान समांतर है कॉस 180 का -1। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे ई बराबर, ये हो गया हमारे पास 500 दशमलव हटा के 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, इंटू 3 इंटू 10 की घात -5, पाई का मान 3.14, आर का मान हमारे पास है तो 10 इंटू 10 लिख कर 10 की घात -4 कर देंगे, और इंटू ये जुड़कर हमारे पास 2 बटे 25 दूनी 50 अर्थात 2000। अब दशमलव हटाकर नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, ये कैंसिल कर लेंगे। अब जब हम लोग गुणा करेंगे तो विद्युत वाहक बल का जो मान है हमारे पास, ठीक, यह आ जाएगा 3.768 इंटू 10 की घात हमारे पास -3 वोल्ट। ठीक, तो -3 वोल्ट। अब यहाँ पर इसे आंसर के रूप में रख लेते हैं। अब हम लोग आई ज्ञात करेंगे। आई बराबर फार्मूला लगा देंगे ओम का नियम बाई आई बराबर ई बटे आर। तो आई बराबर ई का मान हम लोग रखेंगे 3.768 इंटू 10 की घात -3 बटे आर का मान यहाँ पे चेक करना का 4 भी आ जाए आपका तो देखना दशमलव के अनुसार कोई दिक्कत नहीं है। आर का मान 10 है, तो आई बराबर हम लोग कहेंगे 0.378 इंटू 10 की घात -3 एम्पियर। ठीक, आंसर क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 को देखो। 8 में क्या है, एकल झिर्री प्रयोग। जो एकल झिर्री प्रयोग है ये आप लोग पीछे के सेट में पढ़ भी चुके हो। एकल झिर्री प्रयोग, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका को सिद्धांत लिखकर इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। अच्छा, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा तो करेंगे उत्तर 8 और अथवा। उत्तर 8 के अथवा में है तो हाइगेंस द्वितीयक तरंगिका को सिद्धांत लिखिए, इसके आधार पर अपवर्तन के नियमों का, तो हम लोग कहेंगे हाइगेंस नियमानुसार अपवर्तन की व्याख्या। देखो हाइगेंस जी ने यह माना था कि जो प्रकाश है वो कणों के भांति नहीं तरंगों की भांति आगे की ओर संचरित होते हैं, और इसके अनुसार उन्होंने अपवर्तन की व्याख्या परावर्तन की व्याख्या भी कर दी थी। लेकिन उन्होंने जब न्यूटन जी से इनकी मुलाकात हुई तो न्यूटन जी ने यह बताया कि आप जब प्रकाश को तरंग मानते हो तो तरंग को संचित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, तो फिर माध्यम क्या है इसमें, नहीं, इन्होंने माध्यम इस प्रकार से इन्होंने अनुदैर्ध्य तरंग को मान लिया था। तो
उस तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम क्या है? तो हाइगेंस जी ने माध्यम को ईथर माना था। तो हाइगेंस जी ने यह भी कहा था कि ईथर जो है सर्वव्यापी है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, हर जगह है, इसीलिए। तो फिर माइकलसन मोरले जी के प्रयोग के अनुसार हाइगेंस का यह नियम जो है असफल रहा, क्योंकि जो ईथर है वो माध्यम नहीं है, मतलब ईथर जो है सर्वव्यापी, मतलब इन्होंने तरंग को ही गलत मान लिया था। इन्होंने जो तरंग मान लिया था, तरंग को ही गलत मान लिया था। लेकिन इन्होंने फिर तरंग के सिद्धांत के अनुसार, तरंग को जब मान लिया, तरंग के सिद्धांत के अनुसार अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या भी कर दी इन्होंने, ठीक है, जिसमें हम लोग अपवर्तन की व्याख्या करते हैं। तो अपवर्तन की व्याख्या में सेम टू सेम देखो, जैसे हम लोगों ने क्लास 10th में या चैप्टर मतलब फिजिक्स फर्स्ट में, चैप्टर फर्स्ट में जैसे हम लोगों ने निगमन किए थे ना, सेम टू सेम वैसे अपवर्तन के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो अपवर्तन की व्याख्या कैसे करते हैं। सबसे पहली बात तो है, जैसे मान लो कि ये कोई एक पृष्ठ है, ठीक है, जो S1 S2 है, ये कोई एक पृष्ठ है और इसमें इस प्रकार से दो तरंगे, यहाँ पर दो तरंगे हैं P और Q। ये दो तरंगे इस प्रकार से संचरित होकर आगे की ओर बढ़ रही है, तो ये दोनों एक साथ बढ़ रही है। तो जब इसे हम लोग PQ, तो जब P तरंग टच, देखो पहले कौन सा तरंग पहुंचा, ये, जब ये तरंग पहुंच जाने के बाद यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसे कोई ना कोई समय लगता है, तो वो समय मान लिया हमने कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में t समय लगा। जब t समय में जब ये तरंग यहाँ पर पहुंचता है, तब तक यहाँ पर अभिलंब डाल देते हैं, इनका अपवर्तन हो चुका होता है, इनका जो है अपवर्तन हो चुका होता है कुछ इस प्रकार से। फिर इन्हें मोड़ने के लिए इन्हें भी अभिलंब चाहिए, तो इनको, इनके लिए भी हम अभिलंब डालते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से इसे मोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखो हाइगेंस जी ने एक चीज़ और गलत मान लिया था। इन्होंने ये कहा था कि जो तरंगे होती है, जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो इनकी चालें घटती है, और जब विरल से सघन में जाती है तो इनकी चालें बढ़ती है। तो जैसे कि ऐसा कि नहीं भी है, जब प्रकाश है, प्रकाश जब विरल से सघन में पहुंचता है तो उसकी चाल जो है उस समय विरल पहुंचने पर चालें होती है अधिकतम। जब प्रकाश पहुंचता है विरल से सघन तो उसकी चालें होती है न्यूनतम, चाल घट जाती है वहां पर, जो कि इनके नियम, इन्होंने ये अपने नियम में गलत भी मान लिया था, ठीक है। अब आने वाली किरण को हम लोग, आने वाली किरण को आपतित किरण इसे आई से दर्शा रहे हैं, ठीक, और अपवर्तन कोण की वजह से इसको यहाँ से देखो, जब तक ये यहाँ पहुँचता है तब तक ये कुछ ना कुछ दूरी तय कर लेता ही है, तो यहाँ पर तो इसे हम दर्शा रहे हैं R से, ठीक, और ये जो तरंगे हैं यहाँ पर इसे लिख रहे हैं B से, ठीक, इसे लिख रहे हैं हम N1 से, इसे लिख रहे हैं हम N2 से, ठीक, ये हमारे पास N3 और ये हमारे पास N4। हाँ, तो इनकी जो चालें हैं, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t समय लगता है और यहाँ से यहाँ तक की चाल जो है हमने मान लिया न्यू। तो इस कंडीशन के मुताबिक यहाँ पर समझना, कंडीशन के मुताबिक हम लोग कहेंगे कि समकोण त्रिभुज, अच्छा नामकरण थोड़ा सा और कर ले, यहाँ पर नाम देते हैं हम A, ठीक, यहाँ पर नाम देते हैं हम B डैश। अब सबसे पहली बात तो है, और यहाँ पर कोण ले लेते हैं और इनकी चाल है ν1t, ठीक, यहाँ की, और यहाँ की चाल है ν2t। हाँ, तो यहाँ पर समझना, सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी, ठीक, समकोण त्रिभुज यहाँ पर नाम देते हैं एक और ए डैश, ए बी ए डैश में, तो ए बी ए डैश, तथा एक त्रिभुज और ले लेंगे हम लोग कि दो त्रिभुज लेंगे और ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश और ए डैश, ए बी डैश और ए डैश, ए बी ए डैश और ए बी डैश ए डैश, दोनों के दोनों किस प्रकार से हैं, हम लोग कहेंगे ये समरूप त्रिभुज है,
ये दोनों दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। जब समरूप है तो यहाँ पर हम लोग समझना, यहाँ पर अगर हम लोग साइन आई की बात करें, क्योंकि स्नेल के मुताबिक, स्नेल के नियम के मुताबिक साइन आई और साइन आर दोनों चाहिए हमें। तो साइन आई, साइन बराबर हमारे पास लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हम लोग कहेंगे ए बी डैश बटे ए डैश बटे ए डैश। साइन आई और लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है हमारे पास? लंब है ए बी डैश और कर्ण क्या है? ए डैश। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर नहीं, साइन आई में है, अच्छा इधर वाले में, आपतन कोण वाले में, तो हम लोग लेंगे बी, यहाँ पर लेंगे हम लोग बी ए डैश, ठीक है, ये लेंगे बी ए डैश, ये लंब है। अब यहाँ पर साइन आई बराबर हम लोग कहेंगे बी ए डैश, जिसकी चाल है हमारे पास साइन आई की, तो न्यूवन टी बटे ए डैश। साइन आर चाहिए हमें, साइन आर, साइन आर में हम लोग क्या लेंगे कि ए बी डैश बटे ए डैश, ये हो गया न्यू टू टी बटे ए डैश। अब हम लोग साइन आई बटे साइन आर करेंगे, बराबर हम लोग लिखेंगे न्यू वन टी बटे ए डैश और न्यू टू टी बटे ए डैश से ये कैंसिल, तो ये हो गया हमारे पास न्यू वन टी बटे न्यू टू टी, इससे ये कैंसिल, तो हम लोग कहेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर न्यू वन बटे न्यू टू चाले है, तो इसको जगह हम लोग एन लिख सकते हैं, ठीक, या न्यू लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास अपवर्तनांक। और स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम होता है साइन आई बटे साइन आर, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नेतांक होता है, तो उससे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। इस प्रकार से हाइगेंस की जो अपवर्तन की व्याख्या है ये होती है सफल, ठीक। तो इसकी जगह हम लोग, अगर आप लोगों को दिक्कतें आए तो आप लोग कोई जरूर नहीं कि यानी ले लो, यानी से दर्शा दिया, हम लोग ऐसे भी कर सकते हो कि न्यू वन बटे न्यू टू, तब भी आप लोगों को सही है, ठीक। अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9 नंबर। द्रव्य तरंगे क्या है? द्रव्य तरंग को भी आप लोग पीछे के सेट में पढ़ चुके हो। और पीएन संधि डायोड को जो है द्रव्य तरंग क्या है, इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। अल्फा कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा समान है, किस कण के लिए द्रव्य तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी और क्यों? देखो ये जो द्रव्य तरंगे हैं ये पीछे सेट आप लोग तीसरे या दूसरे में कर भी चुके हो, देख चुके हो। क्वेश्चन नंबर 6 का 9 का अथवा है, पीएन संधि के अपक्षय परत पर विभव प्राचीर एवं अग्र पश्च अभिनत। देखो पीएन संधि डायोड को अच्छे से तैयार भी कर लेना, और इसको देख पा रहे हो ये इसकी जो भाषा टाइप के क्वेश्चंस हैं और इसकी जो परिभाषा वगैरह है, जो भी नियम वगैरह सब स्क्रीन पर आपको दिखा दिए गए हैं। हर एक सेट में ये लगभग इसके एक ना एक क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं 9 नंबर में ही, तो इसको अच्छे से तैयार भी कर लेना। इस पर संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आरेख भी आप लोग चित्रांकन कीजिए, मतलब चित्र बना के दिखाओगे तो देखोगे सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल हैं, सारे क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। स्क्रीन पर आप लोग देख चुके हो। स्क्रीन पर इसलिए आपको दिखा दिए गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप लोग पीडीएफ मांगो। पीडीएफ कुछ बच्चे जो है कि पीडीएफ को भी, जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हमारे हैं अभी भी कि जिन्हें शायद अभी भी प्लेलिस्ट के बारे में नहीं जानकारी है। आप लोग हमारे प्लेलिस्ट से पढ़कर भी बहुत अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। प्लेलिस्ट में सब सिक्वेंस लगा दिए गए हैं, तो प्लेलिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं, कमेंट सेक्शन के बारे में नहीं जानते, बहुत से स्टूडेंट से हो सकते हैं शायद हमारे ख्याल से, इसीलिए उनको ज़्यादा पीडीएफ वगैरह की नॉलेज, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पीडीएफ नॉलेज कम है, इसीलिए हमने यह सोचा कि पीडीएफ ना बनाकर डायरेक्टली आपको क्यों ना स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया जाए। इसलिए सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि आप लोग अच्छे से उसको वहाँ पर वीडियो को पॉज करके लिख सको और अपने नोट को तैयार कर सको, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सेट 4 तक हम लोगों ने ख़त्म करके, मतलब FV तक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग सेट 5 को पढ़ेंगे 346 FW, ठीक है, 346 FW। तो दोस्तों 5 से पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में आइए और कमेंट में कीजिए कि आप लोगों को क्या किसी भी अभी तक सेट में कोई दिक्कतें हुई है। अभी तक किसी कोई कमेंट ना आने की वजह से हम देखो कंटिन्यू पढ़ाते जा रहे हैं, जबकि हम हर वीडियो में कहते हैं कि आप लोग जो भी दिक्कतें आए कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, तो हम उसके आगे वाले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो उसकी कमेंट ही नहीं आई किसी के, इसीलिए हमने अभी तक 4 सेट तक तो किसी कोई नया क्वेश्चन इसमें डाला नहीं।
फिर भी आप लोगों को दिक्कत आती है तो बता दिया करो। अब जब सेट पड़ जाने के बाद आपको लगेगा आप लेट आए हो, लेट जुड़े हो वीडियो में, तो एक काम करना, आप लोग 10-12 क्वेश्चन बना के हमें प्रोवाइड करा देना कमेंट सेक्शन में, तो उसके लिए हम अलग से आपको एक वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। दोस्तों हम लोगों ने धीरे 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 सेट 4 तक खत्म कर लिया है। अब सेट 5 में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा इस प्रकार से हर एक सेट पे हमसे मिलते जुड़ रहिए। टेक टेक स्क्रीन शॉट।